हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम लोग इस समय कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो आपसे आग्रह ये करते हैं मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनिएगा। देखिए, होता ये है कि आप किसी भी चैनल यानी कोई भी यूट्यूबर्स का यूट्यूब अगर वीडियो देखते हैं तो आप कम से कम या तो पूरा वीडियो देखा करिए या तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक वीडियो देखा करिए। कारण ये होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हम बनाने चल रहे हैं विलियमसन संश्लेषण विधि, बताएंगे आपको कैसे होगा। और आप करते क्या हैं कि मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं और उसके बाद इसको स्किप कर देते हैं। तो 1-2 मिनट में आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि क्या ये जो लेक्चर बना हुआ है, जो ये लेक्चर बनाया जा रहा है, क्या आपको समझ में आ जाएगा, क्या ये बनाया हुआ वीडियो आपके लिए बेस्ट है, कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है कि नहीं उपयोगी है। इसलिए कभी भी आपसे गुजारिश यही है, कभी भी अगर आप वीडियो को देखिए, किसी भी चैनल का या किसी भी टीचर का आप वीडियो देखा करिए तो पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद तब रिजल्ट निकल के आता है कि हाँ, कि जो बताए हुए सिस्टम है यानी ये जो वीडियो आपके लायक अच्छा है कि नहीं अच्छा है। लेकिन आप लोग करते क्या हैं कि 1-2 मिनट देख लेते हैं फिर वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो इससे जो टीचर्स होते हैं जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर इच्छा नहीं करती कुछ भी आगे आपके लिए कुछ प्रोवाइड कर सकें अच्छे खासे वीडियो। इसलिए आप लोग से आग्रह ये है कि पूरा वीडियो आप देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप कॉपी पेन लेकर साथ में भी बैठिए और पूरा वीडियो देख लीजिए। देखने के बाद तब आप खुद अपना अनुभव यानी खुद अपना अनुमान लगाइए कि क्या सच में आपके लिए ये लेक्चर अच्छा था, आपको समझ में आया। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन बताई जाएंगी बहुत ही बेसिक चीज़ से, यानी आपको बिल्कुल भी फील भी नहीं होने देंगे कि आपको रिएक्शन नहीं आती है। ठीक है, विधिवत तौर तरीके से एक एक पॉइंट हम बताएंगे। ठीक है, यानी आप कहीं भी खोजोगे आपको नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो कि जिसमें आपको एक एक पॉइंट सब एक एक छोटी छोटी बातें बताई जाए। लेकिन इस हमारे लेक्चर में आपको एक छोटी छोटी बातें पूरा विधिवत तौर तरीके से बताई जाएंगी और आपको कहीं पर भी भटकने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लगातार कंटिन्यू पूरी रिएक्शन बन रही हैं, वीडियो आप तक पहुँचाया जा रहा है। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है, अच्छा लगता है, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा और अधिक से अधिक तक शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तब आप अनुमान लगाइएगा। ठीक है ना, कि हाँ कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, 1-2 मिनट 2-4 मिनट वीडियो देखकर आपको नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में कहते हैं कॉन्फिडेंस बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए टीचर की आवश्यकता रहती है जो आप तक एक एक छोटी चीज़ें पहुंचा दी जाती है जिससे आप उसको आसान तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितनी इजी रिएक्शन है। विलियमसन संश्लेषण विधि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ठीक है, IMP है। और देखो 2 लाइन लिखा हुआ, बस कितनी लाइन लिखी हुई है, केवल 2 लाइन लिखी गई है। ठीक है, एक लिखा है एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाया जाता है, ईथर बनाया जाता है। यहाँ पर 2 बातें निकल कर आती हैं। कितनी बातें निकल कर आती हैं, 2 बातें। क्या कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, बात समझिएगा, मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा, कि अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि ईथर बनाने की कोई एक विधि लिखिए, तो विलियमसन संश्लेषण विधि ईथर बनाने की कौन सी विधि है, प्रमुख विधि होती है। कौन सी विधि होती है, प्रमुख विधि, यानी मेन विधि क्या है ईथर बनाने की, ये विधि होती है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया, क्या कि ईथर बनाने की विधि बताओ। तो आप क्या करोगे, यही विलियमसन संश्लेषण विधि यानी अपक्रिया ही लिख दोगे। यही अपक्रिया, इसको अपक्रिया भी विधि बोले, अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना, तो अपक्रिया लिख दोगे तो वही क्या बन जाएगी, ईथर बनाने की विधि कहलाएगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अगर जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो जाहिर सी बात है क्या प्राप्त होगा, आपको ईथर प्राप्त होगा। बात समझ में आया। और कितने आ रहे हैं, A और B, कितने चीज़ें आ रहे हैं, A और B। एक आ रहा है एल्किल हैलाइड आ रहा है और एक क्या आ रहा है, सोडियम एल्काइड। कितना सिंपल है, ये मान लो एल्किल हैलाइड हो गया, ये मान लो सोडियम एल्काइड हो गया। इसकी रिएक्शन आपस में करा दिए, क्या प्राप्त हो गया आपको,
ईथर प्राप्त हो गया। बस सिंपल सा। चलिए यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ठीक है। कितनी चीज़ें आ रही हैं? 2 चीज़ें आ रही हैं। कौन कौन सी? एक एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करा रहे हो? बहुत सिंपल है, देख रहे हो कितना सिंपल है। एक एल्किल हैलाइड है और दूसरा क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड है। उसकी रिएक्शन कराओ कि क्या प्राप्त होगा? ईथर। और समझते हैं इसके बेस से, ध्यान समझिएगा। देखो एल्किल बोले तो R, आपको अभी उस दिन समझाया गया था एल्किल क्या होता है? R होता है। हैलाइड बोले तो X प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड होता क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है? R-ONA। ये क्या होता है? सोडियम एल्कोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम एल्कोक्साइड। यहां लिख देते हैं, ये हो गया अपना क्या? एल्किल हैलाइड हो गया। ये क्या हो गया अपना? सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। चलो अब देखिए, पहले एक एक पॉइंट समझिए, ठीक है। देखिए काफ़ी स्टूडेंट प्रॉब्लम ये होगी कि ये क्या है सर? R डैश क्या है? R डैश भी क्या है? हमारा एल्किल ही होता है। बात समझ में आया? R डैश क्या होता है? हमारा एल्किल ही होता है। बस कारण ये है कि यहाँ पर जो R होगा, यहाँ पर कुछ दूसरा R होगा। यानी क्या? यानी अगर मैं यहाँ पर CH3 ले रहा हूँ तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा? हमको C2H5 लेना पड़ेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ें हैं। फिर समझिए क्या बताया गया। ये R अलग होता है, ये R अलग, यानी R दोनों एल्किल ही है, एल्किल ही है। जैसे इस तरह यहाँ पर देखिए आप लोग एग्जाम्पल में, जैसे R है, इस यहाँ पर R CH3 ले लिए, यहाँ पर R डैश है, यहाँ पर R डैश को हम लोग क्या ले लिया? C2H5 ले लिया। लेकिन है तो दोनों एल्किल ही ना, तो यही होता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो चलिए समझते हैं अब क्या कह रहा है। ये हो गया एल्किल हैलाइड हो गया, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। बात क्लियर है? चलो इसको हम लोग क्या अपक्रिया कराते हैं? तो आपको पता है जाहिर सी बात है क्या, कि Na किसको लेकर बाहर निकल जाएगा? X को। लो बाहर निकल गया, तो क्या बाहर हो गया हमारा? NaX बाहर हो गया, प्लस बचा क्या? यहाँ बचा R डैश O। अब बताओ, ये निकल गया, बचा R ना, R इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। और हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि ईथर कैसे डिनोट किया जाता है? R डैश ROR, ऐसा लिखा जाता है ईथर को ना। तो ये हमारा हो गया क्या? हमको प्राप्त हो गया ईथर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमारा? ईथर। क्या प्राप्त हो गया? ईथर प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर समझिए, ये हो गया एल्किल हैलाइड, ये R-ONA क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। Na किसके साथ निकल गया? X के साथ, क्योंकि Na क्या होता है? प्लस होता है, X क्या होता है? माइनस होता है। तो Na प्लस और ये X माइनस एक साथ क्या हुआ? क्योंकि आप जानते हो क्या कि एक माइनस एक प्लस को बहुत तेज रिएक्शन करता, बहुत तेज क्या करता? अपक्रिया करता उसके साथ में। तो NaX बाहर हो गया, बचा क्या? R-O, यहाँ बचा R, ठीक है। तो ये हो गया क्या? बेस। इसको बोलते हैं बेस। बेस मतलब कि इसके आधार पर क्या, ये जो आपको डिब्बे बना रहे हैं, इसके आधार पर हम बहुत सारी रिएक्शन कर लेते हैं। कैसे? अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कैसे, देखिए ध्यान से। आते हैं हम लोग किसके? एक एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए, जहां पर R है, एल्किल है ना, मैं यहां पर CH3 ले लेता हूं। क्या लेता हूं? CH3। X के जगह पे क्या होता है? X क्या होता है? हैलाइड होता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता होगा, ग्रुप नंबर 17। ये हो गया Cl। अब प्लस R डैश पे हम लोग लेके क्या लेते हैं? C2H5। क्या ले लिया? C2H5। लिखा क्या है? O, लिखा क्या है? Na। अब तो समझ में आ गया होगा कि R क्या होता, R डैश क्या होता है। बात समझ में आया ना? R क्या होता और R डैश क्या होता। जैसे हम लोग कहते नहीं कि कोई चीज़ मान लिया, कोई वस्तु की लंबाई मान लिया कितनी? L, तो अगली फिर वस्तु की लंबाई आ जाए तो क्या मान लेते हैं? L डैश। मान लो 12 मिल गई तो क्या मान लेते हैं? L डबल डैश मान लेते हैं। तो ऐसे ये भी है कि दोनों L के लिए है, लेकिन नाम अलग अलग होता है। ये R हो गया, तो यहाँ R डैश लिखने का मतलब ये है कि जो R यहाँ पर लिखा जाएगा वो दूसरा एल्किल होगा, यही एल्किल नहीं होगा। बात समझ में आया? अब चलिए रिएक्शन कर देते हैं यहाँ से कंप्लीट। क्या होगी रिएक्शन? अब बताओ क्या होगा? आप बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल आपको आ गया होगा। देखो क्या
कि Na प्लस है Cl माइनस है, तो Na प्लस Cl निकल जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। चलो भैया यानी तुम बाहर चलो, किसके साथ? Cl के साथ। तो यहाँ से क्या हो गया? NaCl हो गया प्लस बचा क्या? बचा क्या? लो बोलो लो C2H5 क्या बचा? O। ये CH3 कहाँ आके जुड़ जाएगा? यहाँ पर। ये हो गया CH3। भाई जाहिर सी बात, ये जब बाहर हो गया इसका स्थान खाली हो गया, ये आकर इसके साथ जुड़ गया। अब नामकरण कर दो। नाम कर देना, थोड़ा देखने में अच्छा भी लगेगा। तो नामकरण करने के बाद क्या होगा? ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड। क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। सॉरी, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 के लिए क्या होता है? ईथ होता है। क्या होता है? एथ होता है। तो क्या हो गया? एथॉक्साइड। क्या हो गया? देखो कैसे नामकरण कर, देखो सीखो, इसको हमेशा आगे लिखोगे। क्या हो गया? सोडियम हो गया। ये क्या है? एथ। 2 कार्बन एथ होता है तो क्या बोलेंगे इसे? इथॉक्साइड। इथॉक्साइड हो गया। तो सोडियम इथॉक्साइड हो गया। आप जानते हो NaCl जानते ही हो। तो बताओ ये क्या है? ईथर है। कैसे पहचानोगे ईथर है? कि बिचुआ में अगर क्या मिल जाए तुमको? O मिल जाए। क्या मिल जाए? O मिल जाए। इधर R उधर R'। अगर बिचुआ में O मिल जाए तो क्या कहलाता? हमारा ईथर होता है। ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे करते हैं, R और यहाँ पर O फिर R', ये ऐसा करते हैं। ये R' आगे भी हो सकता है, नहीं सोचो कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये R' आगे भी हो सकता है ऐसा। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये जो देख रहे हो बीच में ना, ये ईथर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सम्मित ईथर विसम्मित ईथर 2 होता है। ठीक है ना, एक समान होता है, एक असमान, जैसे अलग अलग है, एक समान भी होता है। ठीक है। तो ईथर जब चैप्टर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा। ठीक, तो नामकरण कर दो। ये देखो कैसे करोगे इसका? ये C2H5 क्या है? कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 के लिए क्या बोलोगे यहाँ पर? एथिल। क्या पढ़ोगे? एथिल। ये CH3 क्या है? मेथिल। तो मेथिल कर दो, मेथिल। O क्या है? O क्या है? ईथर है। तो क्या कर देंगे यहाँ पर? ईथर। क्या नाम हो गया? एथिल मेथिल ईथर। अरे भाई बहुत सिंपल है ना, कहाँ कठिन? देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 के लिए एथिल हो गया। CH3 क्या पढ़ते हैं? मेथिल। 1 कार्बन मेथ हो गया, मेथिल हो गया। ये ईथर हो गया। तो ये हो गया इसका नाम, एथिल मेथिल मिथ एथर हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं IUPAC में बताओ नाम, किसमें पूछूं? IUPAC में पूछूं आपसे कि अगर मैं पूछूं IUPAC में क्या नामकरण होगा इसका IUPAC में, तो आपको सिखाया गया होगा। क्या सिखाया गया होगा? कि अगर बीच में ऐसा O दिख जाएगा तो इसका मतलब होता है ऑक्सी। क्या होता है? ऑक्सी होता है। क्या होता है? ऑक्सी होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि ऑक्सी जुड़ेगा किसके साथ? तो ऑक्सी हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? जिसमें कार्बन कम होगा। जिसमें कार्बन क्या होगा? कम होगा। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन। तो जुड़ेगा किसके साथ? ये जुड़ेगा इनके साथ जुड़ेगा। बताओ 1 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मेथ। तो हो गया मेथ। O आ गया तो क्या जोड़ोगे? ऑक्सी। तो हो गया मेथॉक्सी। अब बताओ बचा क्या? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? ये मेथॉक्सी एथेन हो गया। ठीक है। तो IUPAC पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अगर ऐसा कुछ दिखता है, बीच में O दिखता है, तो O होता है ऑक्सी। क्या होता है? ऑक्सी होता है वो। ठीक है। अच्छा, तो ऑक्सी जुड़ेगा किसके साथ? तो अगर इधर भी R है, इधर भी R है, तो किसके साथ जुड़ेगा? जिधर कार्बन की चैन कम होगी। तो इधर देखो कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 के लिए मेथ हो गया तो जुड़ गया ऑक्सी। तो क्या हो गया? मेथॉक्सी हो गया। बात समझ में आ गई ना? और इधर कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। 2 के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? इथेन हो गया। बात समझ में आया? तो मुझे लग रहा है इतनी बातें आपको विधिवत तरीके समझ में आ गई। तो अब जो लोग पूरा लेक्चर देखे होंगे, अब आप अनुमान लगाइए क्या आपके लिए लेक्चर बेस्ट नहीं था? क्या समझ में नहीं आया? क्या एक एक पॉइंट नहीं बताया गया? आपको विधिवत तौर तरीके से एक एक पॉइंट बताया गया है। बात समझ आया? तो इसीलिए कभी भी किसी का लेक्चर देखो आप पूरा देखो।
और समझ में आता है तो लाइक करिए, किया करिए और शेयर भी किया करिए। हमको सबको इसको शेयर देखने से यानी कि लाइक देखने से थोड़ा हम लोग मोटिवेट होते हैं, जिससे हम लोग और अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं कि जिससे हाँ कुछ और अच्छा हम लोग लाकर आपके सामने रखें और सामने आपको वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से जाते जाते जल्दी से मैं रिवीजन करता हूँ, एक बार रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या पढ़े थे हम लोग। एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX होता है। सोडियम एल्काइल क्या होता है, R-ONA क्या होता है, सोडियम एल्काइड होता है। आपको पता है Na प्लस होता है, X क्या होता है, माइनस होता है। NaX निकल गया बाहर, बचा क्या R-O, ये R आके यहाँ जुड़, ये क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। बात क्लियर है। अब इसके बेस पर एक एग्जाम्पल लिए थे क्या कि R के जा क्या लेंगे CH3, X हो गया Cl प्लस R डैश का C2H5 हो गया, यहाँ O, Na क्या हो गया, Na है। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl बाहर हो गया, जिसको NaCl ये बाहर हो गया, बचा क्या C2H5 ये हो गया, बचा क्या O, ये हो गया CH3 हो गया। ठीक है, नाम कर दो, ये हो गया मेथाइल, ये हो गया क्लोराइड, ये हो गया सोडियम, 2 कार्बन हो तो इथॉक्साइड, एक होता तो मिथॉक्साइड। बात क्लियर है ना। ठीक है, और यहाँ पर देखो एथिल मेथिल ईथर, आईपीएस में क्या होगा, कार्बन, एक कार्बन तो ये ओ इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो गया मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड तो एथेन हो गया। तो मज़ा आ गया होगा, समझ में आपको भरपूर आया होगा। देखिए नहीं आता, केमिस्ट्री है। ठीक है, ऐसे एक बार में नहीं आता। अगर नहीं आता है, कहीं पर दिक्कत होती है तो आप वीडियो को एक बार बैक कीजिए, उसको फिर से देखिए, तो गारंटी के साथ कहते हैं आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, और अगर कहीं पर भी और डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आपका काम है कमेंट करना, आप उसको कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को पढ़ें जिससे आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टि से जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा हम सब बताएंगे, बस आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो कल फिर मिलते हैं, इसके बाद अगली रिएक्शन लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।